इंडिया में ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप पर सबसे ज्यादा ऑर्डर होने वाला आइटम है बिरयानी। वही बिरयानी जिसे हम आप बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन क्या बिरयानी भी किसी की जान ले सकती है? आप सोच रहे होंगे कि भला बिरयानी से किसी की जान कैसे जा सकती है। लेकिन आज की कहानी आपकी सोच को बदल कर रख देगी। तो आखिर आज की कहानी और बिरयानी का क्या लेना देना है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। वैसे ये कहानी बिरयानी से कहीं ज्यादा एक रिश्ते में धोखे और विश्वासघात की कहानी है। ऐसा धोखा जिसे शादी के 20 साल बाद अंजाम दिया गया, वो भी इतनी बेरहमी से कि सुनकर आपका भी कलेजा फट जाएगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम मोड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, वैसे तो इस कहानी की साजिश दुनिया की नजरों से बच बचाकर कई महीनों पहले से रची जा रही थी, लेकिन इसकी परत खुलने की शुरुआत 18 से 19 जनवरी 2026 से होती है। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूरू जिले के तहत आने वाले चिल्लू गांव के ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक सुबह सुबह लोगों को गांव के ही एक घर से महिला के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लोग उस घर की तरफ भागते हैं। ये आवाज 35 साल की महिला लक्ष्मी माधुरी की थी। लोग माधुरी से चीखने की वजह पूछते हैं तो वो रोते हुए बताती है कि मेरे पति की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई है। माधुरी के पति का नाम लोकम शिवा नागराजू था। शिवा नागराजू की उम्र लगभग 46 साल थी। शिवा और माधुरी की शादी 2007 में हुई थी। इन दोनों के 2 बेटे भी थे। शिवा इसी इलाके में प्याज के व्यापारी के तौर पर काम करता था, जबकि माधुरी एक सिनेमा हॉल में टिकट काउंटर पर काम किया करती थी। शिवा नागराजू बहुत ही मिलनसार स्वभाव का था। पिता लोकल पॉलिटिशियन थे। आसपास के लोगों से उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी। इस कारण काफी लोग उसे जानने वाले भी थे। जैसे ही लोग हार्ट अटैक से उसकी मौत की खबर सुनते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं। कई लोग भागते हुए कमरे तक जाते हैं। वहां बेड पर शिवा नागराजू बेसुध पड़ा हुआ दिखाई देता है। लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में उसकी जान जा चुकी थी। जल्द ही शिवा की मौत की खबर रिश्तेदारों को भी दे दी जाती है। शिवा के माता पिता इसी गांव में एक अलग घर में रहते थे। खबर मिलते ही वो लोग भी चले आते हैं। वैसे तो शिवा नागराजू के अचानक इस तरह चले जाने की खबर पर हर किसी के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो सच्चाई थी उसे नकारा भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए अब लोग शिवा नागराजू के अंतिम संस्कार की तैयारी में लग जाते हैं। अर्थी सजाई जाने लगती है। साथ ही अंतिम संस्कार से पहले शिवा नागराजू के शव को भी तैयार किया जाने लगता है। जब लोग शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तभी वहां पर कुछ लोगों की नजर एक अजीब सी बात पर पड़ जाती है। दरअसल कुछ लोग नोटिस करते हैं कि शिवा नागराजू के कान से खून बहा है। इतना ही नहीं, शरीर पर अजीब से निशान भी दिखाई देते हैं, जैसे मानो मरने वाली ने संघर्ष किया है। एक तरफ कान पर खून के धब्बे और शरीर पर जबरदस्ती के निशान थे, तो दूसरी तरफ शिवा नागराजू की पत्नी माधुरी का दावा था कि मौत हार्ट अटैक से हुई है। यहीं से लोगों के मन में अलग अलग तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। लोग दबी जबान में कहना शुरू करते हैं कि अगर मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई होती तो ना तो कान से खून बह रहा होता और ना ही शरीर पर इस तरह के निशान होते। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आने शुरू हो जाते हैं। कुछ सजग लोग अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को रोक देते हैं और शिवा नागराजू के पिता से बात करने का फैसला करते हैं। वो उन्हें बताती हैं कि शिवा के शरीर पर निशान हार्ट अटैक की बजाय साजिश के कारण हुई मौत की तरफ इशारा कर रही है। आपको जरूर पुलिस तक जाना चाहिए। हालांकि शिवा के पिता शुरू में इन बातों को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं कि मेरी बहू कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। इस पर कुछ लोग बताते हैं कि मोहल्ले में ऐसी भी चर्चा हो रही है कि माधुरी का अफेयर किसी दूसरे मर्द के साथ चल रहा है और शायद इसी अफेयर के चक्कर में उसने अपने पति की जान ले ली है। इन सब बातों से अलग कुछ लोग ये भी नोटिस करते हैं कि जवानी में पति के जाने का गम माधुरी के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो इस बात की जल्दी में थी कि जल्द से जल्द शिवा नागराजू का अंतिम संस्कार हो जाए। आखिर माधुरी को किस बात की जल्दबाजी थी? जब एक के बाद एक कई लोग इन बातों को दोहराती हैं, तो शिवा के कुछ करीबी रिश्तेदार और पिता पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही इस बात की भनक माधुरी को लगती है, तो उसका व्यवहार और भी अजीब होने लगता है। इस अजीब होते व्यवहार के कारण लोगों का शक माधुरी पर और ज्यादा। एफआईआर दर्ज होते ही सब इंस्पेक्टर एस वेंकट रवि इस मामले की जांच अपने हाथों में ले लेते हैं। सबसे पहले शिवा नागराजू के शव को पुलिस अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही अन्य पहलुओं पर भी जांच शुरू की जाती है। जब तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होती है, तब तक पुलिस की एक टीम सस्पेक्ट की लिस्ट बनाने तथा उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाने में लग जाती है। जांच की इस पहली कड़ी में पुलिस वालों को बड़ी कामयाबी मिलती है। दरअसल जब पुलिस शिवा नागराजू की पत्नी लक्ष्मी माधुरी की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, तब उन्हें पता चलता है कि एक ऐसा नंबर है जिस पर माधुरी लगातार बात कर रही है।
इतना ही नहीं, शिवा नागराजू की मौत वाली रात भी उस नंबर पर कई बार बात हुई थी। इसके अलावा रात के सन्नाटे में कुछ समय के लिए माधुरी तथा उस अनजान नंबर का लोकेशन एक ही जगह पर पाया गया था। पुलिस अब इस अनजान नंबर की तहकीकात करती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी कोडवेती गोपी नाम की व्यक्ति का है। गोपी की उम्र लगभग 30 साल है और ये आंध्र प्रदेश की ही पलनाडु जिले के सत्यानापल्ली मंडल की गार्लापाड़ू गांव का रहने वाला है। जल्द ही पुलिस गोपी की तलाश में लग जाती है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। इधर शिवा नागराजू के परिवार वालों ने इस मामले में पूरा शक शिवा नागराजू की पत्नी लक्ष्मी माधुरी पर जताया था, इसलिए उसे भी हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी जाती है। पुलिस वाले सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि आखिर माधुरी इस बात को लेकर इतना श्योर कैसी थी कि उसके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि माधुरी के पास कोई मेडिकल डिग्री भी नहीं थी और ना ही उसके पास हार्ट अटैक से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी थी। तो आखिर उसने सीधे लोगों को कैसे कह दिया कि ये मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है? माधुरी इस बात का सीधा जवाब नहीं दे पाती है और वो अपना बयान बदलने लगती है। बयान बदलने की वजह से पुलिस का शक माधुरी पर और ज्यादा गहरा होने लगता है। फिर पुलिस गोपी के बारे में भी कुछ सवाल पूछता है। गोपी का नाम आते ही माधुरी और ज्यादा परेशान हो जाती है और घबराहट में तुरंत अपना जवाब बदलने लगती है। काफी देर तक माधुरी पुलिस वालों को अपने बयानों में उलझाने का प्रयास करती है, लेकिन नाकाम रहती है और आखिरकार पुलिस वालों के सामने वो सच उगलने पर मजबूर हो जाती है। माधुरी का सच बेहद ही खौफनाक और भरोसे का कत्ल करने जैसा था। पुलिस के सामने माधुरी द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक माधुरी और शिवा नागराजू की शादी 2007 में हुई थी। आने वाले सालों में दोनों 2 बच्चों की माता पिता भी बनते हैं। शादी की कई सालों तक पति पत्नी के बीच सभी चीजें ठीक चल रही होती हैं, लेकिन एक समय बाद रिश्तों में तनाव का दौर शुरू हो जाता है। अक्सर इन दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं, लेकिन किसी तरह दोनों अपना जीवन आगे बढ़ाते रहते हैं। एक समय बाद माधुरी अपने पति से कहती है कि मैं भी काम करना चाहती हूं। इस बात को लेकर भी दोनों में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन आखिरकार शिवा नागराजू माधुरी को काम करने की इजाजत दे देता है और वो पास के ही एक सिनेमा हॉल में टिकट काउंटर पर काम करने लगती है। टिकट काउंटर पर काम करते हुए जब कई महीने बीत जाते हैं, तब माधुरी के जीवन में एक नई लड़की की एंट्री होती है। यहां से शिवा नागराजू तथा माधुरी के आपसी रिश्तों में तनाव का नया दौर शुरू हो जाता है। दरअसल जब एक दिन माधुरी टिकट काउंटर पर बैठे हुए अपना काम कर रही होती है, तभी वहां गोपी नाम का एक लड़का फिल्म देखने के लिए आता है। टिकट खरीदने के दौरान ही माधुरी से उसकी 2-4 बातें होती हैं और फिर वो फिल्म देखने चला जाता है। फिल्म देखने के बाद वापस आकर एक बार फिर से वो माधुरी से मिलता है। ऐसा अगले कई दिनों तक चलता रहता है। फिल्म देखने के बहाने इन दोनों की मुलाकात होती रहती है। यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और फिर नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है। पुलिस की ओर से किए गए खुलासे के मुताबिक गोपी से मिलने के बाद माधुरी गोपी के प्यार में इतना खो जाती है कि वो ये भी भूल जाती है कि घर पर उसका पति और 2 बच्चे भी हैं। वो बस किसी भी कीमत पर अपनी प्रेमी के साथ ही रहने की प्लान बनाने में लग जाती है। पहले तो माधुरी अपने पति से इस बात को लेकर लड़ना शुरू कर देती है कि प्याज का बिजनेस अच्छा काम नहीं है, उसे छोड़ दो और शहर जाकर कोई दूसरा काम देखो। शुरू में तो शिवा नागराजू अपने पुराने धंधे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता है, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है तो वो हैदराबाद जाकर काम करने के लिए रेडी हो जाता है। माधुरी कहती है कि हैदराबाद में मेरी कुछ जानने वाली हैं जो तुम्हें काम दे देंगी, तुम उन्हीं के पास चले जाना। दरअसल यहाँ पर माधुरी जानबूझकर शिवा नागराजू को अपनी प्रेमी की ट्रांसपोर्ट कंपनी में भेजती है ताकि पति वहां नौकरी करता रहे और कंपनी का मालिक यानी गोपी यहां उसके घर जाकर आशिकी कर सके। माधुरी की ये चाल कामयाब रहती है। जल्द ही शिवा नागराजू हैदराबाद चला जाता है, जबकि उसकी पत्नी घर पर ही रहने लगती है और यहीं गोपी से चोरी छुप के मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगले कई महीनों तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन समस्या तब आ जाती है जब अचानक एक दिन शिवा नागराजू हैदराबाद वाली नौकरी छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। शिवा नागराजू के घर आने का कारण यह था कि उसने हैदराबाद में रहते हुए एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी और उसमें वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन था। इसलिए वो घर आकर ही काम करने का फैसला करता है। घर आकर काम करने का ऑप्शन तो शिवा नागराजू के लिए काफी अच्छा था, लेकिन माधुरी तथा गोपी के लिए ये काफी मुश्किल पैदा करने वाला था। इन दोनों को मिलने में काफी दिक्कतें होने लगती हैं। दोनों के साथ रहने का सपना भी टूटने लगता है। इतना ही नहीं, माधुरी की हरकतों की वजह से शिवा नागराजू को शक भी होने लगता है कि जरूर माधुरी का किसी दूसरे व्यक्ति से अफेयर चल रहा है। इस बारे में वो माधुरी से बात भी करता है, जिस कारण दोनों में काफी लड़ाइयां भी होती हैं। एक समय बाद शिवा नागराजू और माधुरी के बीच लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं
इस लड़ाई की वजह से माधुरी और गोपी का मिलना जुलना भी बंद हो जाता है। बस इसी के बाद माधुरी और गोपी मिलकर तय करते हैं कि वो मिलकर शिवा नागराजू को अपने रास्ते से हटा देंगे ताकि आगे चलकर दोनों शादी कर लें और साथ में रह सकें। ये दोनों इतनी परफेक्ट प्लानिंग बनाने की कोशिश में लग जाते हैं कि काम भी हो जाए और इन दोनों का कहीं नाम भी ना आए। इसी साजिश के तहत जब किसी बात को लेकर शिवा नागराजू और माधुरी की लड़ाई होती है तो माधुरी सीधे पुलिस के पास चली जाती है और शिवा नागराजू के खिलाफ घरेलू हिंसा और मारपीट की एफआईआर दर्ज करवा देती है। हालांकि रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद किसी तरह शिवा जेल जाने से बच जाता है। जब शिवा जेल जाने से भी बच जाता है तो माधुरी और गोपी को लगने लगता है कि अब वो दोनों शिवा के रहते एक नहीं हो पाएंगे, इसलिए शिवा नागराजू को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया है। इसी के बाद 18 से 19 जनवरी की दरमियानी रात को शिवा नागराजू को खत्म करने के प्लान को अंजाम देने की तारीख तय होती है। सब कुछ तय होने के बाद साजिश के तहत अचानक माधुरी का व्यवहार अपने पति के लिए काफी हद तक बदल जाता है। अपनी दोनों बच्चों को दादा दादी के घर भेज देती है। वो एक आदर्श पत्नी की तरह पति के साथ रहने लगती है। साथ ही अपने हाथों से अच्छा भोजन बनाकर भी वो शिवा नागराजू को देने लगती है। रोज की तरह 18 से 19 जनवरी की दरमियानी रात को भी माधुरी अपने पति के लिए बड़ी ही प्यार से बिरयानी बनाती है। शिवा नागराजू को बिरयानी काफी पसंद थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए माधुरी बिरयानी तो बनाती है, लेकिन शिवा नागराजू को परोसने से पहले उसमें 1-2 नहीं बल्कि 20 नींद की गोलियां एक साथ मिला देती है। ये नींद की गोली माधुरी को उसके प्रेमी गोपी ने एक झोला छाप डॉक्टर सुरेश से खरीद कर दी थी। इस बात से अनजान कि ये उसके जीवन की आखिरी बिरयानी है, शिवा नागराजू बड़े ही प्यार से बिरयानी खाता है, लेकिन बिरयानी खाते ही वो गहरी नींद में चला जाता है। शिवा नागराजू के सोते ही रात के लगभग 11:30 बजे माधुरी अपनी प्रेमी गोपी को फोन करती है और उसे भी अपने घर बुला लेती है। पहले तो इन दोनों को लग रहा था कि शायद नींद की गोली के ओवरडोज की वजह से शिवा की मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस के सामने दिए बयान के मुताबिक जब शिवा की मौत बिरयानी खाने के बावजूद भी नहीं होती है, तब गोपी शिवा के सीने पर बैठ जाता है और माधुरी तकिए से जोर से गोपी का मुंह दबाए रखती है। सीने पर भारी दबाव और नाक मुंह बंद होने की वजह से वो सांस नहीं ले पाता है और थोड़ी देर बाद दम घुटने की वजह से उसकी सांसें थम जाती हैं। जब गोपी को यकीन हो जाता है कि शिवा अब इस दुनिया से जा चुका है, तब वो अपनी प्रेमिका को प्लान के मुताबिक ही समझाता है कि सुबह सुबह तुम अचानक लोगों को बताना कि हार्ट अटैक से पतिदेव की मौत हो गई है। इसके बाद गोपी घर से निकलकर चला जाता है। माधुरी गोपी के प्यार में किस तरह अंधी हो गई थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गोपी के जाने के बाद कथित तौर पर अपने पति के शव के बगल में बैठकर माधुरी अगले कई घंटों तक अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देखती रहती है। जब सुबह के लगभग 4 बज जाते हैं, तब वो अपने रोने धोने का नाटक शुरू करती है। अगले कई घंटों तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, लेकिन कुछ समझदार लोगों की वजह से इन लोगों की पूरी साजिश धरी की धरी रह जाती है। इस खुलासे के बाद पुलिस जल्दी ही माधुरी, उसके प्रेमी गोपी तथा नींद की गोली बेचने वाले प्रैक्टिशनर सुरेश को गिरफ्तार कर लेती है। तीनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इन लोगों की साजिश पर भी मुहर लग जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह हार्ट अटैक की बजाय दम घुटने को बताया जाता है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आता है कि शिवा की पसली और सीने की कुछ हड्डियां टूटी हुई हैं। ये हड्डियां गोपी के शिवा के सीने पर बैठने की वजह से टूटी थीं। कुल मिलाकर बेचारा शिवा नागराजू अपनी ही पत्नी की खौफनाक साजिश की वजह से बेमौत मारा जाता है। फिलहाल इस केस से जुड़े आरोपियों की बात करें तो सभी सलाखों के पीछे हैं। जल्द ही इस मामले में अदालत में सुनवाई भी शुरू होगी और फिर गुनहगारों को सजा भी मिलेगी। वैसे तो सजा अदालत तय करेगी, लेकिन आपके अनुसार शिवा नागराजू के गुनहगारों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम व दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।